सभी जानते हैं कि हिम तेंदुओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पॉइंट्स में बात करेंगे, क्या क्या चीजें हमारे लिए जरूरी है जानना, इनके विषय में जानना क्या क्या जरूरी है। हिम तेंदुआ आखिर उत्तराखंड के लिए क्यों जरूरी है समझना, या उत्तराखंड के पेपरों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो एक बात को समझो कि उत्तराखंड भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र वाला राज्य है। जैसा कि मैंने पीछे पढ़ाया भी था, तो जब तुमको गोविंद वन्यजीव अभयारण्य वगैरह पढ़ाए थे तो उसमें भी मैंने तुमको वहां पर बताया था कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी के अंतर्गत स्थापित किया गया। हिम तेंदुआ हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है, जैसा मैंने अभी बताया कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में हिम तेंदुओं की जो संख्या है उसमें उत्तराखंड का दूसरा स्थान है, सबसे पहला स्थान उसमें लद्दाख का है। हिमालयी क्षेत्र में हिम तेंदुए को लेकर के हमें ये दो चीजें पढ़नी है, पहले तो इसका परिचय, दूसरा हमको पढ़ना है हिम तेंदुओं से संबंधित दूसरी चीज कि ये चर्चा में क्यों है अभी हाल फिलहाल में, और तीसरी चीज हमको पढ़नी है कि हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए। यहाँ जो तुमको इमेज दिखाई दे रही है इसको कहते हैं हम लोग स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ। ये जो हिम तेंदुआ होता है ये बर्फीले इलाकों में पाया जाता है और तेंदुए की प्रजाति का ही एक प्राणी है। इसके अंदर हम लोग काफी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर समझना है कि हमारे लिए क्या क्या जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ या इसको हम लोग कहते हैं स्नो लेपर्ड। क्या बोलते हैं? स्नो लेपर्ड। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं तो इनको थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। जैसे सबसे पहले जब हम हिम तेंदुओं के बारे में बात करेंगे तो पहली बात ये याद रखना कि हिम तेंदुए को एक उपनाम से भी जाना जाता है। इसको पहाड़ों का भूत कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? पहाड़ों का भूत। ये बात अपने दिमाग में रखना, ऐसे प्रश्न हमारे ग्रुप सी के एग्जाम के बहुत प्रिय प्रश्न होते हैं और पूछ लिए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि पहाड़ों का भूत के नाम से किसको जाना जाता है, तो हिम तेंदुए को। क्यों जाना जाता है पहाड़ों का भूत? कोई भी उपनाम मिलेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो उसका कारण यह है कि इसकी शरीर की जो बनावट है, इसकी चमड़ी की जो बनावट है, उसके अनुसार ये बर्फीले क्षेत्रों में दिखाई भी नहीं देता है। और इसकी चमड़ी के रंग के कारण ये जब दिखाई नहीं देता है तो अपना जो है एकदम सामने दिखने के कारण इसको कहा जाता है पहाड़ों का भूत। समझ रहे हो बात को? अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में आगे। अगर हमारे पास कभी भी पूछ लिया गया कि जो हिम तेंदुआ है उसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या है, अगर हमारे पास कभी भी क्वेश्चन आ रहा है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, यानी वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखना है कि इसे हम लोग पैंथेरा अनकिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पैंथेरा अनकिया। अगर कभी क्वेश्चन आए कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अनकिया। क्लियर हुआ इतना? पैंथेरा अनकिया के नाम से इसको जाना जाता है। यहां एक बात का और याद रखना है परिचय के अंतर्गत कि अगर हमारे पास कभी भी प्रश्न आ जाए, कभी भी हमारे पास ये पूछ लिया जाए इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड, कभी भी हमारे पास ये पूछ लिया जाए इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है, तो हमें याद रखना है कि ये कब मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है। ये जो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे है ये प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने की शुरुआत अगर हमारे पास पूछ ली जाती है या हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि ये दिवस कब से मनाना शुरू किया गया, तो याद रखना कि ये दिवस मनाना शुरू किया गया 2013 से। कब से मनाना शुरू किया गया था? 2013 से। 2013 से हमने इस दिवस को मनाना शुरू कर दिया। बात अगर भारतीय क्षेत्रों की करें कि हिम तेंदुआ कहां कहां हमको मिलता है, तो भारतीय क्षेत्रों में आपको याद रखना है कि हिम तेंदुआ हमको जम्मू एंड कश्मीर में,
लद्दाख के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके अलावा उत्तराखंड में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, सिक्किम में देखने को मिलता है। जितने पर्वतीय राज्य हैं हमारे पास, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इन जगह भारत में हिम तेंदुआ पाया जाता है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि इन राज्यों में, जो हिमालयी राज्य हैं हमारे, उन राज्यों में पाया जाता है हिम तेंदुआ। अब बात हो गई परिचय की, तो परिचय की बात सबको समझ आ गई होगी। इतनी क्या क्या बातें परिचय में याद रखनी है, तो परिचय के अंदर यही बातें ध्यान रखनी है कि इसको किस उपनाम से जाना जाता है। तो इसको कहा जाता है पहाड़ों का भूत। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अनकिया। पैंथेरा अनकिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और स्नो लेपर्ड डे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर। इसकी शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हुई 2013। अब यहां जो सबसे बड़ा प्रश्न है, वो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि चर्चा में क्यों? आखिर हमारे पास ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हम स्नो लेपर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं? कोई ना कोई तो खास वजह होगी जिसकी वजह से हम स्नो लेपर्ड्स को पढ़ रहे हैं, या फिर हम हिम तेंदुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो चर्चा में इसलिए है कि वर्तमान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी हमारे भूपेंद्र यादव हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने निर्देश दिया कि भारत में हिम तेंदुओं की संख्या की गणना की जाए। हिम तेंदुओं की संख्या की गणना की जाए, और इस आधार पर हिम तेंदुओं की संख्या की गणना का कार्यक्रम शुरू हुआ। जिस संस्था को यह काम मिला कि उसे हिम तेंदुओं की संख्या ज्ञात करनी है, हिंदुस्तान में कितनी है, उस संस्था का नाम है स्नो लेपर्ड। उस संस्था का नाम है स्नो लेपर्ड असेसमेंट इन इंडिया। उस संस्था का नाम है स्नो लेपर्ड असेसमेंट इन इंडिया। बात समझ आ रही है? तो स्नो लेपर्ड असेसमेंट इन इंडिया, इसने वर्तमान में हिम तेंदुओं की संख्या की गणना की है। और इस गणना से यह पता चला है, जो हालिया रिपोर्ट है उससे यह पता चला है कि वर्तमान में भारत के अंतर्गत कुल 718 हिम तेंदुए हैं। वर्तमान में संपूर्ण भारतवर्ष में इस समय पे कितने हिम तेंदुए हैं? 718। 718 हिम तेंदुए इस समय पे पूरे भारत में। इस गणना के लिए कैमरे लगाए गए थे, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की गई, 70% रेंज को कवर किया गया, बहुत कुछ है इस रिपोर्ट में। बहरहाल हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा जरूरी जानना है वो ये है कि संपूर्ण भारतवर्ष में अगर कभी भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि कितने हिम तेंदुए हैं, तो हमें याद रखना है कि संपूर्ण भारतवर्ष में कितने हिम तेंदुए हैं? 718, हालिया रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत हिम तेंदुओं की संख्या है। कौन सी जगह है? लद्दाख। लद्दाख इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है और लद्दाख के अंदर हिम तेंदुओं की संख्या है 477। कितनी संख्या है? 477। पूरे भारत में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए कौन सी जगह हैं? लद्दाख में है, और लद्दाख में इसकी संख्या कितनी है? 477 है। क्लियर हुआ? यहां इस बात को समझ लेना है कि ये सर्वाधिक हैं। सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जो है वो लद्दाख के अंतर्गत है। दूसरा जो बड़ा काम का पॉइंट हमारे पास यहां पर हो जाएगा, सेकंड, इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर जिस राज्य का नाम है वो है अपना उत्तराखंड। इसलिए बहुत जरूरी है। तो याद रखेंगे कि उत्तराखंड का इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए हैं। कितने हैं? 124। 124 हिम तेंदुए कौन सी जगह है? उत्तराखंड, जो दूसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग तीसरे स्थान पर देखें, थर्ड नंबर पर अगर हम लोग देखें, तो तीसरे स्थान पर इस रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश का नाम है। किसका नाम है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुओं की संख्या 51 है। कितनी है? 51। इस रिपोर्ट में अगर हम लोग चौथे स्थान पर देखेंगे, तो चौथे स्थान पर इस रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश का नाम है।
किसका नाम है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में हिम तेंदुओं की संख्या 36 है। इस रिपोर्ट में 5वें स्थान पर अगर हम लोग देखेंगे तो 5वें स्थान पर इस रिपोर्ट में JNK है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 9। तो ये 5 शीर्ष राज्यों के नाम मैंने आपको यहां पर बता दिए। इतनी बात क्लियर हुई सबको? इतनी बात क्लियर हुई? तो ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में हिम तेंदुओं की गणना की रिपोर्ट आई है और इनकी गणना के निर्देश किसने दिए थे? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। अगर क्वेश्चन ये है, यहां पे मेरी बात को समझना, अगर क्वेश्चन ये है कि हिम तेंदुओं की गणना किस संस्था के द्वारा की गई या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई, तो स्नो लेपर्ड असेसमेंट इन इंडिया। क्या ये बता पाओगे? क्या ये बता पाओगे कि किस संस्था के द्वारा गणना की गई? किस संस्था के द्वारा गणना की गई है? स्नो लेपर्ड असेसमेंट इन इंडिया। समझ गए बात को? और क्वेश्चन अगर हमारे पास हो कि सर्वाधिक हिम तेंदुए कौन सी जगह है? लद्दाख। कितनी संख्या है यहाँ पर? 477। इस स्थान में, इसी सूची में उत्तराखंड कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 124 है। कितनी है? 124। ये हुआ हमारे पास चर्चा में क्यों का विषय। तीसरी चीज हमारे पास जो आती है वो आती है कि भाई हिम तेंदुओं के संरक्षण के प्रयास किस चीज से संबंधित आते हैं? संरक्षण। अगर मैं हिम तेंदुओं के संरक्षण के प्रयास में आ जाऊं तो क्या क्या ऐसे कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं संरक्षण का प्रयास? कौन कौन से ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे हिम तेंदुओं की संख्या आने वाले समय में बढ़ाई जाए ताकि पर्यावरण पारिस्थितिकी का संतुलन बना रहे? और सरकार इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। जैसे कि संरक्षण के प्रयास में सबसे पहली बात याद रखना, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972। क्या इस अधिनियम के बारे में सबको जानकारी है? उत्तराखंड में हमारी हर किताब में लगभग इस अधिनियम का नाम लिखा होता है और साथ ही ये लिखा होता है कि इस अधिनियम की अनुसूची 1 में इसको शामिल किया गया। तो याद रखना है कि जो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 है, इस 1972 के अनुसूची 1 में, पहली अनुसूची में हिम तेंदुए को शामिल किया गया है। यानी हिम तेंदुए को सूचीबद्ध किया गया है। अगर सही शब्द में लिखूं, सूचीबद्ध किया गया है, जिसका मतलब यह है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में हिम तेंदुए को शामिल किया गया। अब बात यह आती है कि इस अनुसूची 1 में किसको रखा जाता है? तो अनुसूची 1 में रखा जाता है संकटग्रस्त प्रजाति को। किसको रखा जाता है? संकटग्रस्त प्रजाति। संकटग्रस्त प्रजाति को रखा जाता है, जिस पर सरकार विशेष ध्यान देती है इसकी संख्या बढ़ाने के लिए। क्लियर हुआ? दूसरी चीज हमको जो इसके संरक्षण में याद रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि भारत सरकार द्वारा हिम तेंदुआ संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्नो लेपर्ड रिप्रोडक्शन सेंटर, हिम तेंदुआ संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। यही क्वेश्चन तुम्हारे पास अगर अंग्रेजी में लिख करके देगा तो दोनों भाषाओं में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर वो लिख करके दे रहा है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन एंड रिप्रोडक्शन सेंटर, ठीक हो गया? तो एक ही बात है ना? हिम तेंदुआ संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र अगर हमारे पास पूछ रहा है कि ये कौन सी जगह बनाया गया है, तो याद रखना ये पद्मा नायडू जूलॉजिकल पार्क वेस्ट बंगाल में बनाया गया है। पार्क दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। कहां बनाया गया है? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। मतलब तुम्हारे पेपर में अगर ये प्रश्न है,
अगर तुम्हारे पेपर के अंदर प्रश्न ये है कि हिम तेंदुआ संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, कौन सा केंद्र? हिम तेंदुआ संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कौन सी जगह स्थित है? तो याद रखना है पद्मा नायडू जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। यहाँ स्थित है हिम तेंदुआ संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। इतना याद रहेगा। अब बात आती है हमारे पास हिम तेंदुओं के संरक्षण से संबंधित 2-4 नेशनल पार्क विशेष विशेष कौन कौन से। अगर हम इनके संरक्षण से संबंधित नेशनल पार्क की बात करेंगे, कौन कौन से नेशनल पार्क इनके संरक्षण से संबंधित हैं, कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हिम तेंदुओं का संरक्षण करते हैं, यानी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। तो याद रखना है कि ऐसे नेशनल पार्क या ऐसे राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ऊपर जिस राष्ट्रीय उद्यान का नाम आएगा उसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान को कतई नहीं भूलना है। हेमिस नेशनल पार्क जो है इसको तुम्हें कतई नहीं भूलना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखना है कि ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये स्थित है अपना लद्दाख में। कौन सी जगह स्थित है? लद्दाख में। और इसी हेमिस नेशनल पार्क को हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी कहा जाता है। इसी हेमिस नेशनल पार्क को हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी। बात समझ पा रहे हो? हिम तेंदुओं की वैश्विक राजधानी किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? तो हेमिस नेशनल पार्क। और ये हेमिस नेशनल पार्क कौन सी जगह है? लद्दाख में। क्लियर हुआ? दूसरा यहां पर एक बात ध्यान देंगे कि दूसरा नेशनल पार्क जो इनके संरक्षण से संबंधित है तो वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। और ये अपने उत्तराखंड में उत्तरकाशी के अंतर्गत स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। गंगोत्री या गोविंद नेशनल पार्क आपका उत्तरकाशी के अंतर्गत हो जाएगा। तो यहां पर सिंपल सी एक बात याद रखना है कि यहां भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होगा जब पेपर में पूछा जाएगा कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो हमारा उत्तर होगा कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और ये हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कब बनाया गया था? 2017 में बनाया गया था। उत्तरकाशी अगर हमारे पास पूछ रहा है तो भैरव घाटी में स्थित है। कौन सी जगह स्थित है? भैरव घाटी। उत्तरकाशी के भैरव घाटी क्षेत्र में स्थित है ये हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। क्लियर हुआ? और इसकी स्थापना कब हुई है? 2017। और ये भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है। क्लियर है? तीसरी चीज अगर मैं यहां पर जिसके बारे में जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, वो ये याद रखेंगे कि एक नेशनल पार्क है अपने पास कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये कंचनजंगा नेशनल पार्क आपका कौन सी जगह है? सिक्किम में। ये कंचनजंगा नेशनल पार्क कौन सी जगह है? सिक्किम के अंतर्गत स्थित है। सिक्किम के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को भी जो है हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। किसके संरक्षण के लिए? हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए। हालांकि अगर हम कंचनजंगा नेशनल पार्क देखेंगे तो 1977 के आसपास का बना हुआ है वो। हिम तेंदुआ संरक्षण की परियोजना तो बहुत बाद में आई। तो ये ध्यान रखना है हमको कि बाद में इसको हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए बना दिया गया है। एक चौथी बात यहां पर जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि एक नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। कौन सी जगह? हिमाचल प्रदेश। ये नेशनल पार्क आपका कौन सी जगह है? हिमाचल प्रदेश। और ये नेशनल पार्क भी समर्पित है किसके लिए? हिम तेंदुओं के। तो क्या संरक्षण के प्रयास में मैं जो जो चीजें बता रहा हूं वो तुम समझ पा रहे हो?
क्या समझ पा रहे हैं सभी? यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब आया था? 1972। और इस अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है किसको? हिम तेंदुए, ताकि इसका संरक्षण किया जा सके। भाई मोटिव क्या है इसके पीछे? इसका संरक्षण करना, इसको प्रोटेक्ट करना। समझ रहे हो बात को? अगर कभी भी हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि हिम तेंदुआ संरक्षण और प्रजनन केंद्र कौन सी जगह बनाया गया है, तो पद्मा नायडू जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन दो तरीके से आएगा आपके पास। या तो वो डायरेक्ट पूछेगा कि हिम तेंदुआ प्रजनन केंद्र कौन सी जगह है, और उसने ऑप्शन में पार्क वार्क कुछ नहीं दिया, सीधे दे दिया दार्जिलिंग, तो भी याद रखना है। अगर उसने पार्क का नाम दे दिया तो भी याद रखना है कि पद्मा नायडू जूलॉजिकल पार्क में, दार्जिलिंग में ये प्रजनन केंद्र बना है। इसके अलावा मैंने कहा कुछ नेशनल पार्क हैं जो हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए बड़े जरूरी हैं, जैसे हेमिस नेशनल पार्क जो है लद्दाख में, ये हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा जरूरी है। समझ पा रहे हो? एक मैंने यहां पर बताया कि गंगोत्री नेशनल पार्क अपने उत्तरकाशी जनपद में, वो भी हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए समर्पित है। और इसी क्षेत्र में भैरव घाटी उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया था। अगर ये प्रश्न हमारे पास आता है तो हम इजीली इस प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक हो गया। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में हिम तेंदुओं को समर्पित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिक्किम के अंदर, ये भी किसको समर्पित है? हिम तेंदुए को समर्पित। क्या इतनी बात समझ पाए हो सभी? क्या इतनी बात समझ पाए हो? मैं आगे बढ़ सकता हूं यहां पर। आगे हमको एक बात याद रखनी है। इस बात को अपने दिमाग में नोट डाल करके अपने जहन में ऐसे बैठा लेना कि अगर हमारे पास कभी ये क्वेश्चन आया, अगर हमारे पास कभी ये क्वेश्चन आया कि वे कौन से देश हैं जिनका राष्ट्रीय प्रतीक हिम तेंदुआ है, वे कौन से देश हैं जिनका राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? हिम तेंदुआ। जैसा हमारा देश है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है या नहीं है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो सारनाथ जो वाराणसी के पास है, वहां अशोक ने एक अभिलेख लिखवाया था, एक शिलालेख, स्तंभ लेख लिखवाया था, और उस स्तंभ लेख को भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाया है, अशोक स्तंभ को। ऐसे ही अगर मैं कभी तुमसे पूछूं कि वो कौन कौन से देश हैं जिन देशों में हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया, नेशनल सिंबल के रूप में चुना गया, तो ध्यान रखेंगे कि मिड एशिया के अंतर्गत 5 देशों का नाम हमेशा याद रखना है। उन 5 में से 2 देशों का राष्ट्रीय प्रतीक है। पहली बात ये देख लेते हैं कि कौन कौन से देशों का राष्ट्रीय प्रतीक है। एक देश है अपने पास किर्गिजस्तान, क्या नाम है? किर्गिजस्तान। और एक देश है अपने पास जिसका नाम है कजाकिस्तान, क्या नाम है? कजाकिस्तान। तो किर्गिजस्तान और कजाकिस्तान ऐसे देश हैं जिन देशों का नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक हिम तेंदुआ है। बोलो ठीक है क्या? यहां किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी इतने में? कौन कौन से देशों का बताया है? किर्गिजस्तान और कजाकिस्तान। सेंट्रल एशिया में अपने को 5 देश याद रखने हैं। इनको हम ऐसे याद रखते हैं KKTTU। ये किसी और टॉपिक का पार्ट है, मैं केवल बता दे रहा हूं यहां पर। KKTTU का मतलब होता है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। समझ रहे हो बात को? तो इसको KKTTU से याद रखते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं। कभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में जब मैप वैप पढ़ाएंगे तुमको। फिलहाल इतना ठीक है क्या? तो राष्ट्रीय प्रतीक किन 2 देशों का है ये बताओगे जरा? किर्गिजस्तान और कजाकिस्तान। ठीक हो गया। अब भाई मैं यहाँ पर कुछ बातों को थोड़ा सा तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, उसमें एक संस्था साइट्स भी है जिसके बारे में हमें आज समझ ही लेना चाहिए। कौन सी संस्था है? साइट्स। साइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आज के टाइम में अगर तुम्हें साइट्स के बारे में नहीं पता और तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हारी पर्यावरण
इकोलॉजी, इन सब के प्रति जो समझ है वो बहुत कम है। इसीलिए हमको इस प्रकार की संस्थाओं की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर कभी भी हमारे पास साइट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, साइट्स से संबंधित चीजों को पूछ लिया जाता है, तो हम याद रखेंगे पहली चीज इसका फुल फॉर्म। कभी भी अगर हमारे पास साइट्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो हम कहेंगे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। समझ आ रहा है ना? साइट क्या, किसकी फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं हम? साइट, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो हम क्या बोलेंगे कि साइट्स की फुल फॉर्म बताओ, तो बताएंगे भाई कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये याद रखेंगे। वापस बोलो कौन सी फुल फॉर्म हो जाएगी? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसको हम लोग साइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइट्स। तो कभी वो सीधे ऐसे लिख करके भी दे देगा साइट्स। समझ पा रहे हो बात को? जो साइट्स है उसका काम क्या है? साइट्स के कार्य बहुत सारे हैं। जैसे सबसे बड़ा कार्य क्या है साइट का? साइट्स का कार्य सबसे बड़ा ये है कि जंगली जीवों का अवैध शिकार होकर के और उसके बाद उनके अंगों का जो व्यापार होता है ना, जैसे हाथी के दांत का इंटरनेशनल एक्सपोर्ट वगैरह, समझ रहे हो बात को? इन जगह बहुत सारी चीजें हैं, जैसे खाल वगैरह निकाल करके बेचना। तो किसी जानवर की अवैध हत्या करके उसके बाद उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको बेचना, उसके खिलाफ एक्शन लेता है कौन? साइट्स। साइट्स उन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाता है। पर साइट्स का एक इंपॉर्टेंट काम रेड डाटा बुक भी है। साइट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रेड डाटा बुक भी है। साइट्स मैनेज करता है रेड डाटा बुक को। ये रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक के अंतर्गत उन जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है जिनकी प्रजाति संकटग्रस्त है। जिनकी प्रजाति कैसी है? संकटग्रस्त है। तो साइट्स में रेड डाटा बुक का काम है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करना। क्या ये कह सकता हूं मैं? क्या काम हो जाएगा? संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करना, संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करना, रेड डाटा बुक के अंदर शामिल करना। और इस रेड डाटा बुक के अंतर्गत शामिल किया गया है किसको? हिम तेंदुए को। किसको शामिल किया गया है? हिम तेंदुए को इस रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। यानी कि हिम तेंदुआ भी एक कैसी प्रजाति है? संकटग्रस्त प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? संकटग्रस्त। इनकी संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है, वरना ये विलुप्त होने की कगार पर है। क्लियर हुआ इतना? साइट्स के बारे में तुमको समझ आ गया। यहां पर मैंने जो जो चीजें बताई वो समझ आ गया। कुछ छोटी चीजें हमारे पास और रह गई, फटाफट से कवर करते हैं। कभी कभी ये समझना, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हमारे पास किसी भी टॉपिक में संरक्षण से संबंधित संगठन पूछ लिए जाए, संरक्षण से संबंधित संगठन पूछ लिए जाए, या परियोजनाएं पूछ ली जाए, तो वो हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ संगठनों की बात करूं जो स्नो लेपर्ड्स के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए बनाए गए हैं? स्नो लेपर्ड। तो उसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट संगठन जो है वो होगा स्नो लेपर्ड ट्रस्ट। क्या नाम होगा? स्नो लेपर्ड ट्रस्ट। अगर कभी मेरे पास ये प्रश्न आता है कि ये जो स्नो लेपर्ड ट्रस्ट है
ये जो स्नो लेपर्ड ट्रस्ट है, ये एक कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक कैसी संस्था है? तो मैं कहूँगा ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। कैसी संस्था है? अंतरराष्ट्रीय संस्था। इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इस संस्था की स्थापना अगर हमारे पास पूछ ली जा रही है तो इस संस्था की स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981। परंतु ये जो स्नो लेपर्ड ट्रस्ट है, अब यहां बात समझना, यहां ध्यान देना भाई, अपना पूरा दिमाग यहां लगाना। ये जो स्नो लेपर्ड ट्रस्ट है, इसने भारत में कार्य करना, इसने भारत में कार्य करना 1990 से प्रारंभ किया। कब से प्रारंभ किया? 1990 से प्रारंभ। तो अगर कभी भी हमारे पास पूछ रहा है कि स्नो लेपर्ड ट्रस्ट ने भारत में कार्य करना कब से प्रारंभ किया? 1990 से। क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भारत में कब आई? 1990 में आई। अब जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, जो बात मैं बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन वैसे तो मैं तुमको करवा चुका हूं। वो है कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब शुरू हुआ? हमने पढ़ा था कब शुरू हुआ था ये? 1990-91। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। लेकिन हम कहेंगे कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड उत्तराखंड में, कौन सी जगह? उत्तराखंड। उत्तराखंड में 1990-91 में शुरू हुआ। जबकि संपूर्ण भारत में, जबकि अगर हमसे संपूर्ण भारत में पूछ रहा है, संपूर्ण भारत में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब शुरू हुआ, तो हम कहेंगे कि ये संपूर्ण भारत में शुरू हुआ था 2009 में। क्या ये बात समझ पाए हो? तो सबसे पहले स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत अपने राज्य उत्तराखंड में हुई थी। कौन सी जगह हुई थी? उत्तराखंड। बाकी संपूर्ण भारत में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत कब हुई है? 2009 में। इसीलिए तुमको कहीं लिखा होगा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 1990-91 और कहीं लिखा होगा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009। तो उसमें घबराना नहीं है। और दोनों बातें मैं तुमको बता चुका हूं। तो पेपर में यहां से जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से ऑप्शन होंगे और वैसे सॉल्व करना है। ठीक है? अगर ऑप्शन ऐसे हैं कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब शुरू हुआ और 4 ऑप्शन दे दिए 90, 91, 92, 93, समझ रहे हो बात को? तो तब तो हम मानेंगे 90, 91 में शुरू हुआ। समझ रहे हो? लेकिन अगर पूछा कि भाई स्नो लेपर्ड की शुरुआत कब हुई और 4 ऑप्शन दे दिए 2008, 2009, 2012, 2014, तो तब क्या मानेंगे? 2009। समझ पा रहे हो बात को? तो जैसा पेपर में ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग अपने को करना है। ज्यादा दिमाग वहां लगाना ही नहीं है। समझ रहे हो? वहां ज्यादा दिमाग लगाया सो तुम फंसे। तो वहां बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पर कुछ बातों पर गौर करना चाहता हूं। तो एक तो संस्था मैंने यहां पर बताई, बोलो कौन सी संस्था है? स्नो लेपर्ड ट्रस्ट। पूछेगा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। और भारत में इसने कार्य करना प्रारंभ कब किया? 1990। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि उत्तराखंड में कब शुरू हुआ, तो 1990-91। और संपूर्ण भारत में कब शुरू हुआ? 2009। आगे दूसरी संस्था तुमको यहां पर जो ध्यान रखनी है, दूसरी बात जो तुमको यहां ध्यान रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जरूरी हो जाएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन को समझना, इस संस्था को समझना प्रत्येक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस संस्था का नाम है द स्नो लेपर्ड। इस संस्था का नाम है द स्नो लेपर्ड, द स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर। इस संस्था का नाम है द स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर। क्या नाम होगा? कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर। बात को समझ पाए हो? द स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर। ये
द स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर के बारे में अगर हमसे पूछा जा रहा है, यानी अगर हमारे पास पेपर के अंदर उसने क्वेश्चन ऐसे दे दिया SLCRC का गठन कब हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसी को पूछ रहा है। समझ रहे हो बात को? SLCRC बोले या द स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बोले, एक ही तो बात है ना? अरे एक ही बात है या नहीं है? ये इसका विस्तृत रूप हो गया। बोलेगा इसकी स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे कि इसकी स्थापना, इसका जो गठन है, इसकी जो स्थापना है वो 2005 में हुई थी। कब स्थापना हुई थी इसकी? 2005। बोलो ठीक है क्या? अब मैं यहाँ पर कुछ बातों को थोड़ा सा तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि भारत चीन सीमा पर अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि भारत चीन सीमा पर हिम तेंदुआ, भारत चीन सीमा पर हिम तेंदुआ संरक्षण कार्यक्रम, संरक्षण कार्यक्रम कब चलाया गया? भारत चीन सीमा पर हिम तेंदुआ संरक्षण कार्यक्रम कब चलाया गया? समझ पा रहे हो बात को? ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है, उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लगती है, तो ये बहुत जरूरी है ना? अगर कभी भी हमारे पास पूछ लिया जाए कि भारत चीन सीमा पर हिम तेंदुआ संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो याद रखेंगे 2013 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था ये? 2013। यही प्रश्न थोड़ा सा बदल दिया जाए और वो ये पूछ ले कि भारत नेपाल सीमा पर, किस देश की सीमा पर? भारत और नेपाल, नेपाल सीमा पर हिम तेंदुआ संरक्षण कार्यक्रम, भारत और नेपाल सीमा पर हिम तेंदुआ संरक्षण कार्यक्रम जो नेपाल सीमा पर चलाया गया, वो कब चलाया गया? तो याद रखेंगे ये संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था 2016। कब चलाया गया था? 2016। अच्छा भाई, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि उत्तर पश्चिमी हिमालय में, उत्तर पश्चिमी हिमालय में, कौन से हिमालय में? उत्तर पश्चिमी हिमालय में, हिमालय में हिम तेंदुआ संरक्षण कार्यक्रम, कौन से हिमालय में? उत्तर पश्चिमी हिमालय में हिम तेंदुआ संरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया? तो यहाँ याद रखेंगे, यहाँ ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2012 में। बोलो ठीक है क्या? इतनी बात समझ आ गई सबको? तो यहाँ जो मैंने ऑर्गेनाइजेशंस बताई है, उसमें एक तो बताया है द स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर, हम कहेंगे SLCRC की स्थापना 2005 में। कब हुई थी? 2005। भारत चीन सीमा पर हिम तेंदुआ संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2013 में शुरू हुआ। भारत नेपाल सीमा पर हिम तेंदुआ संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2000